हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है, अगर हम डिस्कस करें किसकी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। ठीक है, किससे रिगार्डिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन में भी होती है और हेलो एरीन में भी होती है ना, हमने पढ़ा हुआ है। तो उन दोनों में से मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी और क्यों होगी, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखो, इसमें अगर हम बात करें किसमें, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, तो हमेशा जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हेलो एरीन्स। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हेलो एरीन्स। ऐसा क्यों, क्या रीजन है, तो देखो रीजंस हमें देखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, मैंने फर्स्ट इससे जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताई थी। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं जब रेजोनेटिंग इफेक्ट देखते हैं या फिर रेजोनेंस देखते हैं, तो क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब कि जो भी रिंग के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अगर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस रिंग के को डोनेट करे, ताकि इस रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकेलाइज्ड हो सके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, उसी को तो बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब रेजोनेंस होता है तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर आती है, मैं पूरी नहीं बना रही हूँ कंप्लीट क्योंकि वो बताई हुई है। यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड और यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो। ठीक है, हमें हेलोजन लेना है, कोई भी एक्स मान लो चाहिए इसको। अब देखो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, राइट, तो यहाँ पर पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो दैट मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये था कार्बन और ये है हमारा हेलोजन। कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अगर हम बात करें किसकी, हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स में रेजोनेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग है जिसमें डीलोकेलाइजेशन होता रहता है, बट इसमें तो एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है जो कि डीलोकेलाइज हो सके। तो इस केस में कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और अगर हम किसकी बात करें, हेलो एरीन्स की बात करें, तो हेलो एरीन्स के अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अभी अभी हमने देखा रेजोनेंस में, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा तभी तो ये हेलोजन किसी अदर न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो पाएगा, है ना। और यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, तो डबल और सिंगल में से आप सभी को पता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड किसमें मैक्सिमम है और किसमें मिनिमम है। तो जिसमें एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वहां पर सब्स्टिट्यूशन फास्टली होगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही बॉन्ड है, यहाँ टू बॉन्ड है, ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ कम देनी पड़ेगी, इसलिए इसमें इजीली हो जाएगी, इसमें कम होगी। ठीक है, समझ आया, लेस होगी। तो सबसे फर्स्ट कौन सा आता है इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसी से रिलेटेड सेकंड आता है, सेकंड क्या आता है, इनस्टेबिलिटी ऑफ, अनस्टेबिलिटी बोल दो, इनस्टेबिलिटी बोल दो, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। अब देखो, सपोज करो कि हमने क्या कर दिया, हेलोजन को बाहर निकाल दिया और हेलोजन को बाहर, सपोज करना है हेलोजन को बाहर निकालने के बाद कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम क्या बोलेंगे, फिनाइल केटाइन।
यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना लेके यहाँ से बाहर चला गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी कि कार्बन का एक पी ऑर्बिटल तो क्या है, वेकेंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, और कार्बन का दूसरा पी इलेक्ट्रॉन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब केटायन और कार्बन का पी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से, केटायन मतलब ये वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो रिंग में जब भी डीलोकलाइजेशन नहीं होता इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। और जहां पर स्टेबिलिटी कम होगी क्या होगा, वो रिएक्शन इजीली हो पाएगी नहीं ना। इसीलिए जो हेलो एरीन्स होते हैं उनमें फिनाइल केटायन जो है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल, इसीलिए हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें हेलो एल्केन की तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बोकेटाइन बना, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को वो अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बोकेटाइन की, यहाँ पर फिनाइल केटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, किसमें, हेलो एल्केन में भी और हेलो एरीन में भी। तो अगर हम हेलो एल्केन देखते हैं और हेलो एरीन देखते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो यहाँ पर आपके पास में सपोज क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है, ये रिंग है और यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये हेलो एरीन है, ये हेलो एल्केन है। अब जो ये कार्बन होता है जिसके साथ कौन लगा हुआ है, हेलोजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है हमें। देखो अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा कार्बन का वो आएगा sp3, या आपने बहुत अच्छे से 11th में पढ़ा हुआ है। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, आपने 11th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा हुआ है, पीरियोडिसिटी ऑफ एन एलिमेंट के अंदर। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के, यानी कि जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो एस कैरेक्टर sp3 में ज्यादा है, sp2 में है। देखो यहाँ पर p बढ़ते जा रहे हैं तो एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है ना, इसका मतलब sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp3, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होता है, सिंपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हम ये कहते हैं ना, सपोज कि यहाँ पर बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच में। ठीक है, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट कौन कर लेगा, कार्बन। अट्रैक्शन जब होगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब कार्बन के साइड में अट्रैक्ट होंगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट, और बॉन्ड लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है तो उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। क्लियर होगा आई थिंक ये पॉइंट। तो यहाँ पर जो हेलो एरीन्स होते हैं कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और हेलो एल्केन के अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हेलो एरीन के अंदर हम क्या कहेंगे, कार्बन, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो मैंने हेलोजन एक्स लिख दिया। ये क्या हो जाती है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, किस वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ठीक है, नियर बाय 169 पिकोमीटर के अंदर होती है, 168 या 169 के अराउंड। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें जो कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक है,
बॉन्ड लेंथ लॉन्ग जिसकी होती है अराउंड ये 177 या 8 के अराउंड होता है पिकोमीटर, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा, और इसमें कम। बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग होने की वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, और वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन था। अब इससे नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, वो क्या है, इधर देखो। जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, वो आता है पोलर या पोलरिटी, ठीक है। अब देखो, कोई बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उसमें क्या होगा, पोलर का मतलब आप ये सोचते हो कि प्लस और माइनस जो आयन है वो प्रेजेंट है और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो क्लोजली पैक हो जाएंगे, है ना, यही कहते हो ना। लेकिन यहाँ पर एक आपको चीज क्या देखनी है कि आपके पास जो ये वाली हेलोएरिन्स जो होती है उसमें एक रिंग है ना। और क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर मूव करते हैं तो नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस पर, कलेक्टिवली फॉर्म में नहीं है ना, पूरा क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स ही नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव, हमने रेजोनेंस इफेक्ट में देखा भी था। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी पोजीशन फिक्स है, बट नेगेटिव तो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव की तो कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो लेस पोलर हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर पोलरिटी लेस होगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं पोलरिटी का मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बताते हैं। लेकिन इस केस में आने वाला भी तो नेगेटिव ही चार्ज है, तो ये इसको भी तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर पोलरिटी के अंदर हम क्या बताते हैं कि जो हेलोएरिन्स होते हैं उनमें वो लेस पोलर होते हैं एज कंपेयर टू हेलोएल्कीन्स, और जहां पर पोलरिटी लेस हो जाती है वहां पर सब्स्टिट्यूशन जो है न्यूक्लियोफाइल का वो भी लेस हो जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया है, नेक्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट। अब देखो, एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो क्या था, वो देखो, इसी से रिलेटेड था, जिसमें हमने क्या किया था, देखो मैं इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिफ्थ पॉइंट आपका जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। अब वो क्या है वो देख लो। अब यहां पर अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये इधर मूव करते हैं, ये वाले इधर, क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों यहाँ मूव करेंगे, ये यहाँ मूव करेंगे। कहने का मतलब क्या है, पूरी की पूरी रिंग पर कौन है, नेगेटिव चार्ज है, पूरी की पूरी रिंग पर नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर आने वाला भी कौन है, नेगेटिव ही है, और प्रेजेंट भी क्या है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज ही है। न्यूक्लियोफाइल पे भी तो नेगेटिव होता है या फिर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता, यानी कि हैलोजन अदर न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। क्लियर है, मैंने आपको 5 रीजंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनकी हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कि हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी कम होती है, हेलोएल्कीन्स की ज्यादा होती है। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्लियर है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है, ठीक है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। अभी तक हमने देखा कि कार्बन के साथ में एक ही हेलोजन लगा हुआ है ना, बट अगर एक से ज्यादा हेलोजन कार्बन के साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। दैट मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या दोगे, आप ये कहोगे कार्बन कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 1 हेलोजन, ठीक है, उसी को ही क्या बोलोगे आप, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्लियर। अब देखो, ये जो पॉलीहेलोजन
कंपाउंड्स है वो बनते कैसे, सिंपल ही है, हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि CH4 है, अगर मैं इसके अंदर क्लोरीन डाल दूं, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, CH3Cl प्लस HCl रिलीज हो जाएगा। क्लियर है ना। अब अगर मैंने ये कहा, जैसे सनलाइट ले लो आप, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो होगी ही। अब मैंने ये कहा कि ये क्या है, क्या पॉली हेलोजन है, नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हेलोजन ही सिर्फ एक है। बट अगर हम क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं तो क्या बन जाता है, CH2Cl2, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉली हेलोजन है। ठीक है, अब इसका नेम क्या है, देखो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। जैसे कि इसमें हमने फिर से हेलोजन डाली, एक हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन और लग गया, फिर एक और हेलोजन हम डालते जा रहे हैं, क्लोरीन डालते जा रहे हैं, फिर से हाइड्रोजन हटेगा, एक और क्लोरीन लग जाएगी। तो ऐसे ही रिएक्शन होती रहती है। मतलब ये इससे क्या बनेगा, पहले CHCl3 और अगेन क्या बनेगा, CCl4, यही बनेगा ना। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसके यूजेस, अगर हम इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो वो क्या क्या हार्मफुल है या नहीं है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट हमें देखना है CH2Cl2। ये जो होता है ना, इसे बनता कैसे, सिंपल इसी तरीके से। इसका नेम क्या होता है, देखो CH2 को बोला जाता है मिथाइलिन, क्लोरीन कितने हैं, 2, तो हम क्या बोलेंगे, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। क्लियर। बट अगर IUPAC नेम पूछा जाए तो क्या होगा, देखो IUPAC में हम हेलोजन को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि कार्बन एक ही है तो मीथ सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन या बोल दो या मिथाइलिन डाइक्लोराइड बोल दो। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, ठीक है, तो यूजेस में जनरली अगर हम बात करें कि जो मेटल्स होते हैं उनको क्लीन करने में या उनकी जो शाइनिंग नेचर है वो वापस लाने, मतलब उनमें फिनिशिंग करने में, ठीक है, तो वो हेल्पफुल कौन करेगा, डाइक्लोरोमीथेन। अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो अब वो सिंपल है, वो क्या है, क्योंकि ये जो ये डाइक्लोरोमीथेन होते हैं ना, जनरली पेंट रिमूवर भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाने लगती है, बर्निंग, जैसे जलना होता है ना, जल रही है स्किन तो रेडनेस आ जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंपल से इसके यूजेस हैं, पेंट रिमूवर में हेल्प कर रहा है, मेटल के शाइनिंग क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, बट हमारे फिजियोलॉजिकल भी इफेक्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंड, हमारे पास क्या है सेकेंड, CHCl3। अब इसको कॉमनली अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। बट अगर IUPAC नेम बोला जाए तो क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है। अब ये जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, देखो अगर आपने अपनी लेबोरेटरी के अंदर बड़े ध्यान से देखा हो, अगर आप अपने लैब में गए हुए हो, केमिस्ट्री लैब में, तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो हमेशा डार्क जो कलर्ड बोतल्स होती हैं उसके अंदर स्टोर रखा जाता है। नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है उनके अंदर नहीं रखा जाता। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये होता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, वो एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया एक गैस रिलीज होती है, और वो गैस कौन सी होती है, वो होती है फोस्जीन। ठीक है, इसको बोला जाता है फोस्जीन। ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। तो आगे फिर बैलेंस कर लेना, ये जो H है वो रिलीज हो जाएगा, Cl लेकर HCl रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर बना क्या, पॉइजनस गैस बनी ना, तो इसीलिए क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल ही है क्लोरोफॉर्म। अगर हम क्लोरोफॉर्म क्या मेडिकल लाइन के अंदर यूज देखें तो वो तो बहुत अच्छा है। वो क्या है, देखो इसकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेनी पड़ेगी हमें, ये नहीं है कि हमने ज्यादा अमाउंट ले लिया। ज्यादा अमाउंट लेने से क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगी। तो स्मॉल अमाउंट अगर इसकी हम ले तो बेहोश करने में, यानी कि जब सर्जरी करते हैं तो हम एक एनेस्थेटिक रिएजेंट यूज में लेते हैं, और वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म ही होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया को वो क्या कर देता है, बिल्कुल
सुन कर देता है। या फिर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा ना कि किडनैपिंग में बेहोश करके लेके जा रहे हैं, हैंकी में कुछ डाला, तो वो है क्या, क्लोरोफॉर्म ही तो है। ठीक है, आप ऐसा मत करना। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनेस्थेटिक एजेंट होता है, बट अब इसके भी हार्मफुल इफेक्ट है। अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया, उसको ज्यादा सुंघा दिया, ठीक है, किसी को ज्यादा स्मेल करा दी इसकी, तो क्या होगा, उसका जो लीवर है, उसका जो किडनी है वो फेल हो सकती है। ठीक है, यानी कि वो कंप्लीटली डैमेज कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यूजफुल है तो हमारे लिए हार्मफुल भी है ये चीज। अब इससे जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CCl4। अब ये जो CCl4 होता है इसका कॉमन नेम तो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है, यहाँ पर ट्राई लिखा, यहाँ टेट्रा कर दो तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब देखो, जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है ये जनरली जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर हम फिल करते हैं ना, फ्रीऑन, ठीक है, तो ये उसको बनाने में हेल्प करता है। और ये एज पहले क्या होता था कि इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड ही फिलअप की जाती थी रेफ्रिजरेटर में, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि इसके क्या थे, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। वो ऐसा क्यों, क्योंकि ना CCl4 होता है ना, वो हमारे ओजोन को डिप्लेक्ट कर देता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन सबसे ज्यादा है, और डिप्लेशन ऑफ ओजोन होगा तो आपको पता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट क्या आएंगी, हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएंगी, और अगर स्किन के कांटेक्ट में आती है तो फिर क्या होगा, स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्लियर। अब देखो, जैसे ये क्लोरोफॉर्म था वैसे आयोडोफॉर्म भी होता है, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 3 क्लोरीन है। अगर 3 आयोडीन ले ले तो वो क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। तो वो भी क्या है, पॉलीहेलोजेन ही तो है, लेकिन जो आयोडोफॉर्म होता है ना वो एज ए एंटीसेप्टिक यूज में लिया जाता है। ठीक है, बट ज्यादातर हम ये यूज में लेते हैं तो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हमें ध्यान में रखने होते हैं। अब देखो, ये तो गया कंप्लीट। अब इसके अलावा जो अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर के अंदर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जगह अब हम जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं, फ्रियोन्स होते हैं। ठीक है, अब ये फ्रियोन्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, जो फ्रियोन्स थे ये कैसे बनाए गए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से ही बनाए गए हैं। ठीक है, आपने स्वाट रिएक्शन पढ़ी थी कि मीथेन है, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, फ्लोरीन डाल रहे हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में डाल रहे हैं, या फ्लोरीन ले लेके हम क्या डाल सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड ले लें। ठीक है, डायरेक्ट फ्लोरीन तो लेते नहीं है, सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, ये स्वाट रिएक्शन के अंदर देखा था। तो उनमें किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्रियोन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब फ्रियोन्स क्या होते हैं कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन भी है, और हम उसमें क्या डाल रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड डाल रहे हैं या मर्करी फ्लोराइड, तो फ्लोरीन भी है। यानी कि कार्बन में जो क्लोरीन थे वो रिप्लेस हो गए किससे, फ्लोरीन से। तो अगर मैं कहूँ CF4, ठीक है, अब CF4 था, उसके साथ साथ अगर क्लोरीन भी आएगा, CF3Cl, CF2Cl2, CFCl3, ये सारे क्या है, फ्रियोन्स ही तो है। ठीक है, तो ये जो फ्रियोन्स हैं वो रेफ्रिजरेटर में यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होते, ये ओजोन को डिप्लेशन नहीं करते हैं एज कंपेयर टू CCl4, बहुत ही कम। ठीक है, यहाँ गए ना के बराबर, इसलिए फ्रियोन्स जो है वो ज्यादा प्रीफर किया जाता है एज कंपेयर टू CCl4। क्लियर। एक चीज और, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें हम कहते हैं CO2 गैस फिलअप की जाती है ना, लेकिन जो CO2 है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव कौन होते हैं, ये जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, इनको भी हम फिलअप कर सकते हैं, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, लास्ट एक और बचता है, वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना भी है। अगर मैं आपसे कहूँ DDT, तो कुछ बच्चे तो समझ भी गए होंगे ये DDT होती क्या है, क्योंकि जो जिसके फादर जो है वो फार्मर हैं तो उनको पता होगा अच्छे से कि DDT किस में यूज में लेते हैं या किस में यूज में नहीं लिए जाते, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, है ना। तो एक्चुअल में DDT का
फॉर्मूला क्या है, उसका नेम क्या है, कैसे वो बनाया जाता है, क्या यूजेस है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो एक बार देख लो, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने बोल के ऑलरेडी सब कुछ बताया है। तो चलो वो और देख लेते हैं अभी। अच्छा बच्चों देखो, डीडीटी क्या होता है, कैसे बनता है, वो ध्यान रखना है। तो मैं उसका नाम भी बताऊंगी। ये एक्चुअल में बनता है, हमारे पास होती है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ Cl। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने। ये क्लोरोबेंजीन है, नाम सभी को पता है इसका। अब इसके अंदर हम डालते हैं क्लोरल, ठीक है। अब ये क्लोरल क्या होता है, देखो मैंने बोला क्लोरल, पीछे क्या है एल, एल सफिक्स अगर लगता है तो किसके लिए लगता है, एल्डिहाइड के लिए। यानी कि हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है CCl3, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरल। क्लियर। क्या होता है कि यहाँ पर जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। अब आप ये कहोगे क्लोरीन यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर था और ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होता है, इनमें क्या होता है, रिपल्शन, इसीलिए पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया। यहाँ पर हम थोड़ी सी अमाउंट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते तभी रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, अब ये इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर वैलेंसी फ्री, तो इसका मतलब ये कार्बन इन दोनों रिंग से जुड़ जाता है, ठीक है। तो बनेगा क्या, वो देखो यहाँ पर आपके पास में 2 रिंग है, क्लोरीन लगी हुई है और इन दोनों से ये कार्बन जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन है और लिख दोगे CCl3 और ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, इसी को क्या बोलते हैं, DDT, ठीक है। अब इसका नाम क्या है वो देखो, अगर ये हमारा मेन है तो ये हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और होगा भी ये सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो यहाँ पर इसके भी, इस रिंग में भी पैरा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन लगी हुई है, तो हम लिखेंगे पैरा, पैरा डैश डाइक्लोरो। एक बार पैरा मत लिखना, क्योंकि एक बार पैरा का मतलब कि एक ही पर ही 2 क्लोरीन लगी। अगर आपने डाइक्लोरो लिख दिया और एक ही पैरा लिखा तो इसका मतलब एक ही रिंग पर दोनों क्लोरीन लगी हुई है पैरा पोजीशन पे, ऐसा नहीं है, अलग अलग है ना, इसलिए हमने 2 नाम दे दिए, पैरा एंड पैरा डैश। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, 2 है ना, तो हम लिखेंगे डाइफिनाइल। क्लियर, इतना समझ आया। अब हमारे पास ये वाला है, मेन है, इस मेन में कार्बन सॉरी क्लोरीन कितने हैं, 3 और कार्बन कितने हैं, 2, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन है, ईथ, सिंगल बॉन्ड है, एन। तो DDT जो होती है इसमें डाइक्लोरो में D जो था वो ये D है, डाइफिनाइल का जो D था वो ये वाला D है, एंड ट्राइक्लोरो इथेन का T, स्टार्टिंग में T है ना, तो ये T, इसीलिए इसको DDT बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नेम है पैरा, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर। अब ये तो स्ट्रक्चर आ गई, क्योंकि कई बार क्या पूछा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है। अब मेन बात ये है कि हम देखते हैं कि जो DDT होता है वो इजीली यूज में लिया जाता है, जो भी एंटी DDT जो है वो यूज में कैसे लिया जाता है, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनमें पावरफुल जो होता है वो कौन होता है, DDT, और बहुत ज्यादा चीप भी होता है, ठीक है, इसलिए इसको ज्यादातर यूज में लिया जाता है। बट इसके ज्यादा यूज की वजह से क्या हुआ कि ये देखा गया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो क्या कर देता है, स्लो कर देता है DDT, बहुत ही कम, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इनहिबिट करता ही, बंद ही कर देता है, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या इसका साइड इफेक्ट आया ना, इसीलिए USA में इसको बैन कर दिया गया था। बट इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत मिल जाते हैं ऐसे कि जो इनलीगल फॉर्म में देते भी हैं, बट ये लीगली बंद किया हुआ है, इसको परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप DDT जहां भी यूज में लोगे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे होते हैं जो हमारी क्रॉप को क्या करते हैं, नुकसान देते हैं ना,
तो अगर आप यूज में लोगे, उसको अगर कोई भी जानवर खा लेता है, ठीक है, जो आप पालतू अपने जानवर रखते हो, यानी कि जो काऊ वगैरह होती है, बफेलो वगैरह होती है, अगर वो भी अगर इनको खा लेंगी तो उनमें रिप्रोडक्शन जो रेट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बैन किया गया था और इसको परचेज नहीं करना चाहिए। तो ये लास्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड था। मेरी तरफ से ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी नेक्स्ट यूनिट से रिलेटेड। टेक केयर, बाय बाय।